हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवीओ के सेशन 22 से 26 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है, उनके मेजर 6 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, समझे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आपको मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन की उपलब्धियों का वर्णन करें, या दूसरी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन की आंतरिक नीति और विदेश नीति की व्याख्या करें। क्वेश्चन आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में कुछ ही पूछे, आपको आंसर सेम लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। 1899 से लेके 1905 तक, लगभग 5 से 6 साल तक वो भारत के वायसराय बने थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में बोला जाता है कि वो भारत के सबसे अप्रिय वायसराय थे, जबकि उन्होंने भारत के लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में सीआईडी का स्थापना हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ और इसी के साथ बंगाल का विभाजन भी हुआ। कुछ ऐसे काम जिसके कारण उनको अप्रिय माना जाता है, कुछ ऐसे काम जिनके लिए उनको अच्छा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले उनका परिचय पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें परिचय दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल के उपरांत पदभार ग्रहण किया था। लॉर्ड एल्गिन के बाद ही इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, मतलब वो लॉर्ड एल्गिन के बाद ही वायसराय बने थे। फिर है कि कर्जन वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल में अनेकों सुधार किए। उसने शिक्षा, शासन, कानून एवं कृषि संबंधी जैसे अनेक सुधार किए। लॉर्ड कर्जन भारतीयों को गोरे लोगों से हमेशा कम समझते थे। इनके कार्यकाल में कई नीतियां लागू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए भारत के युग का शुरुआत हुआ। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने शिक्षा, शासन, कानून और कृषि से संबंधित कई सुधार किए, लेकिन लॉर्ड कर्जन जो थे वो यूरोपियों को भारतीय लोगों से ज़्यादा समझते थे और भारतीयों को कम समझते थे। ठीक है, इनके कार्यकाल में बहुत सारा नीति भी लागू हुआ। चलिए आगे उसको भी देखते हैं। लिखा है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियां। अब लॉर्ड कर्जन की जो आंतरिक नीतियां थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल में कई नीतियां लागू की जो निम्नलिखित थे। लॉर्ड कर्जन ने कई नीतियां लागू की थी, उसमें से कुछ लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहला है शैक्षणिक सुधार। ठीक है, सबसे पहला है क्या? शैक्षणिक सुधार, इसको समझते हैं। लिखा है कि कर्जन ने विश्वविद्यालय सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने 1904 में उन्होंने विश्वविद्यालय समिति की स्थापना की। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रक्रिया शुरू की। हालांकि असली मकसद यह था कि वह इस विश्वविद्यालय से आने वाली आवाज़ों को नियंत्रित करना चाहता था। उसका असली जो मकसद था वो था कि जो भी वहाँ पे पढ़े उसका पूरा कंट्रोल उसके अपने हाथ में हो। ठीक, और उन्हें दबाने के लिए उसने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम तैयार किया। यह आपका शैक्षणिक सुधार है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा आपका है कि कलकत्ता निगम कानून और प्राचीन स्मारक अधिनियम। कलकत्ता निगम और प्राचीन स्मारक अधिनियम के बारे में कानून लाया था, उसको पढ़ते हैं। लिखा है कर्जन ने 1819 में कलकत्ता निगम अधिनियम प्रस्तुत किया। 1819 में कलकत्ता निगम अधिनियम लाया था। ठीक है, जिसके तहत कंपनी में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी तथा भारतीयों को अयोग्य करार दिया गया तथा ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से अपने अधीन करने का प्रयास किया गया। ठीक है, क्या हुआ कि कलकत्ता निगम अधिनियम जो लाया गया था उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और साथ ही उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसी प्रकार 1904 का प्राचीन स्मारक अधिनियम कर्जन द्वारा साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा के लिए पेश किया गया था। 1904 में उसी ने स्मारक अधिनियम लाया, जिसमें कहा गया कि इस कानून में स्मारकों की सुरक्षा की आवश्यकता बताई गई थी। ये जो कानून था स्मारक अधिनियम, इसमें स्मारकों की सुरक्षा का आवश्यकता बताया गया था। ठीक है, कि
इस कानून का ज़रूरत है, जो भी हमारा धरोहर है, जो भी स्मारक है, उसको सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा पे बात करते हैं। इसमें तीसरा है कि बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसको समझते हैं। बंगाल का विभाजन कर्जन नीति की सबसे बड़ी कमियों में से एक था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन जो थे उनकी नीति में सबसे बड़ी कमी था। ठीक है, इसका उद्देश्य बंगाल को सांप्रदायिक विभाजन में विभाजित करना था। 1905 में कर्जन ने घोषणा की कि बंगाल में इतने बड़े प्रांत का प्रशासन करना मुश्किल होगा। कर्जन ने कहा कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रांत है, बहुत ही बड़ा राज्य है, तो उसमें शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया। लेकिन असली मकसद हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों में फूट डालना और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली को बनाना था। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पढ़ते हैं। इसमें चौथा है कृषि सुधार। कर्जन ने कृषि विभाग में कुछ सुधार किया था, उसको समझ लेते हैं। 1904 में सहकारी ऋण संघ अधिनियम पारित किया गया। 1904 में सहकारी ऋण संघ पारित किया गया था, जिसने लोगों को जमा और ऋण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिसने क्या किया कि लोगों को जमा और ऋण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चुंगल से बचाना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो लोग पहले साहूकार से कर्जा लेते थे वो अब वहीं से कर्ज ले और वहीं पे जमा करे। ठीक है, जो आमतौर पर अत्यधिक ब्याज की मांग करते थे, साहूकार लोग अधिक ब्याज की मांग करते थे। इसी में 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया। पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें क्या हुआ था कि जिसके तहत किसानों द्वारा ऋण न चुकाने की स्थिति में भूमि को सूदखोरों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई। क्या हुआ कि 1900 में जो अधिनियम पारित किया गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, उसमें अगर कोई किसान कर्जा को नहीं लौटा पाता है तो उसमें पहले क्या होता था कि भूमि को जो साहूकार होते थे उनको दे देना पड़ता था। लेकिन इस अधिनियम के बाद ऐसा कुछ नहीं होता था, इस पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पांचवा है पुलिस सुधार। पुलिस विभाग में इसने बहुत सुधार किया, उसको भी समझ लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में नियुक्ति की। इस आयोग का उद्देश्य प्रांतीय पुलिस की स्थिति की समीक्षा करना था। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस सुधार का जो है नियुक्ति किया। फिर लिखा है कि फ्रेजर आयोग की सिफारिश थी कि पुलिस विभाग अक्षम और अनुशासनहीन है, इसलिए उसने प्रांतीय पुलिस को मजबूत करने के लिए 2 कदम उठाए। फ्रेजर का कहना था कि जो पुलिस विभाग है वो अक्षम है और अनुशासनहीन है। इसके लिए क्या किया कि उसको मजबूत करने के लिए 2 कदम उठाए। वो क्या था? पहला था कि उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित की। पुलिस का जो ट्रेनिंग के जगह का स्थापित किया। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना किया। फिर दूसरा में है कि इसके अलावा एक नया बौद्धिक या फिर खुफिया विभाग सीआईडी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने सीआईडी का स्थापना किया था। ठीक है, ये पुलिस विभाग के अंतर्गत। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लॉर्ड कर्जन की विदेश नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनने से पहले कई देशों का भ्रमण कर चुके थे। वो कई देश में आते जाते रहते थे, तो उनको विदेश की नीतियों के बारे में बहुत जानकारी थी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है पहला नंबर में कि फारस के साथ उसकी विदेश नीति क्या थी, उसको समझ लेते हैं। लिखा है कि फारस के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए लॉर्ड कर्जन ने फारसियों का समर्थन प्राप्त करके ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए 1903 में व्यक्तिगत रूप से खाड़ी का दौरा किया। फारस के साथ संबंधों को अपना अच्छा करने के लिए उसने क्या किया कर्जन ने कि खाड़ी का दौरा किया। ठीक है, फारस की खाड़ी का दौरा किया था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ विदेशी नीति उसका कैसा था उसको समझते हैं। लॉर्ड कर्जन की अफगान राजनीतिक और आर्थिक हितों और मध्य एशिया और फारस की खाड़ी में रूसी विस्तार के डर से प्रेरित थी। रूसी विस्तार जो है वो आपका अफगान और एशिया के फारस की खाड़ी तक फैला हुआ था। ठीक है, ये रूसी का डर ही है, रूस देश का। ठीक है, शुरू से ही अफगान और ब्रिटिश के बीच अलगाव था। शुरू से ही ब्रिटिश और अफगानों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहा था। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश के बीच एक समझौते के तहत, अब्दुल रहमान जो है वो अफगानी शासक थे। ठीक है, और ब्रिटिश के बीच एक समझौते के तहत
बाद वाले ने अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। ठीक है, जब समझौता हो गया तो उसके बाद वाले जो है उनसे सहायता प्रदान करने का जो है वादा किया, वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। ठीक है, जिससे अफगानिस्तान में तनाव कम हो गया, जिससे अफगानिस्तान में तनाव क्या हुआ, कम हो गया। फिर आपका तीसरा नंबर में कि तिब्बत के साथ क्या नीति था उसको समझते हैं। लॉर्ड कर्जन की तिब्बत नीति भी इस क्षेत्र में रूसी शासन के डर से प्रभावित थी। यहाँ पे भी रूसी शासन का डर था। ठीक है, 1890 में तिब्बतियों ने अंग्रेजों के साथ एक व्यापारिक समझौता किया। 1890 में तिब्बतियों ने ब्रिटिशियों के साथ एक व्यापारिक समझौता किया था। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने तो तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच व्यापारिक संबंध पूरी तरह से टूट गए। और यह लॉर्ड कर्जन का प्रयास था जिसने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाया। फिर लॉर्ड कर्जन ने प्रयास किया और दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसको बेहतर किया। ठीक है, लिखा है कि तिब्बत ने अंग्रेजों को बड़ा मुआवजा देने पर सहमति जताई। तिब्बत ने फिर बाद में जो है कि अंग्रेजों को एक मुआवजा देने में सहमति जताया था। ठीक है, इसमें चौथा उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के बारे में जानते हैं। कर्जन ने अपने पूर्ववर्तीय शासकों के विपरीत उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्रों के एकीकरण, शक्ति और सुरक्षा की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिम जो कब्जे वाले क्षेत्र थे उसको एकीकरण और सुरक्षा के लिए अनुसरण करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर लिखा है कि उन्होंने चित्राल और ब्रिटिश नियंत्रण में रखा और पेशावर और चित्राल को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया। चित्राल और पेशावर जो है दोनों जगह का मिलाने के लिए एक सड़क का निर्माण करवाया, जिससे चित्राल की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। खैबर दर्रा, खुर घाटी आदि में तैनात सैनिकों को वापस बुला लिया गया, जिससे आदिवासी लोगों के प्रति भेदभाव दूर हो गया। क्या हुआ कि जो खैबर दर्रा और खुर घाटी में ब्रिटिश ने सैनिकों को तैनात कर रखा था। ठीक है, लेकिन बाद में उत्तर पश्चिम सीमांत नीति के तहत उनको कर्जन ने वापस बुला लिया, जिससे क्या हुआ कि जो आदिवासी लोग थे उनके प्रति जो भेदभाव था वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में शक्ति स्थापित करते हुए कर्जन की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति ने एक भारी लागत को कम किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है लॉर्ड कर्जन नीति का नीतिहार्थ। अब लॉर्ड कर्जन का जो नीति था उसका क्या नीतिहार्थ है, उससे क्या हम लोग को मिला, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले जो हुआ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, उग्रवाद का उदय। ठीक है, इसको समझते हैं। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवाद का उदय हुआ। लॉर्ड कर्जन का जो नीति था उससे क्या हुआ कि जो उग्रवाद है वो बढ़ा। ठीक है, उग्रवाद का उदय हुआ। कर्जन के आने से पहले दादा भाई नौरोजी जैसे नेता कांग्रेस में छाए हुए थे। दादा भाई नौरोजी जैसे नेता जो है वो पहले उनका कांग्रेस में बोलबाला था, लेकिन बाद में उग्रवादी नेता राष्ट्रीय आंदोलन में आगे आए। लेकिन बाद जैसे जैसे टाइम बीता वैसे उग्रवादी नेता ने आंदोलन में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, हालांकि कर्जन की सख्त नीतियों ने तिलक, लाला लाजपत राय और अन्य नेताओं की विचारधारा को मजबूत किया। तिलक और लाला लाजपत राय जो है वो लोग थोड़े मतलब हिंसक क्रांतिकारी थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर है दूसरा नंबर कि फूट डालो और राज करो की नीति। ये कर्जन द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, कि फूट डालो, आपस में भारत के लोगों में फूट डालो और राज करो। यह अंग्रेजों का बहुत ही बेस्ट नीति था यहाँ पे शासन करने के लिए। लेकिन कर्जन सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास करते थे। कर्जन ने भारत के भूभाग पर शासन करने के लिए विभाजन की नीति की शुरुआत की थी। कर्जन ने ही भारत के भूभाग पर शासन करने के लिए क्या किया था कि विभाजन का नीति का शुरुआत किया था। ठीक है, उन्होंने देश को विभाजित करने के लिए मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ खड़ा किया, लेकिन इससे भारतीयों को अंग्रेजों की असली मंशा का पता चल गया और इससे आंदोलन को बल मिला। हुआ क्या कि जो फूट डालो राज करो का जो नीति था उसमें मुसलमानों को कांग्रेस का जो हिंदू नेता था उसके खिलाफ खड़ा करता था और जो हिंदू लोग थे उसको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करता था। ठीक है, और दोनों में फूट डालता था। लेकिन जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला, भारतीयों को, कि ये बस फूट डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है,
तो इससे क्या हुआ कि आंदोलन को और बल मिला और बलपूर्वक से आंदोलन होने लगा। ठीक है। इसी में तीसरा है राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि। अब राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि क्या है उसको जानते हैं। कर्जन की नीतियों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाई। कर्जन का जो नीति था, मतलब देश विरोधी जो नीति था या फिर देश के खिलाफ जो नीति था, उससे क्या हुआ कि भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागा। ठीक है। कर्जन के जाने के बाद उग्रवादियों की भूमिका सामने आई। कर्जन जब चला गया तो उग्रवादी जो लोग थे उसकी भूमिका सामने आई। बंगाल के विभाजन ने बंगाल और पूरे देश में एक जन आंदोलन और वंदे मातरम आंदोलन सभी कर्जन की नीतियों के प्रभाव थे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि, ये तीसरा नंबर का आपका हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर में। ठीक है। लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। अब जो भी नीति था फिर लोगों ने उसको समझा और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया। ठीक है। लिखा है कि बंगाल विभाजन के दौरान भारतीयों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय क्या हुआ कि स्कूल और कॉलेज का लोग बहिष्कार कर रहा था। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि अलग अलग लोगों द्वारा कई जगहों पर कई कारखाने, स्कूल और कॉलेज भी खोले गए। अलग अलग जगहों में कई जगह कारखाना, कॉलेज और स्कूल भी खोला गया। विश्वविद्यालय अधिनियम ने शिक्षा प्रणाली के तकनीकी उन्नयन को भी बढ़ावा दिया। विश्वविद्यालय जो अधिनियम था उसने शिक्षा प्रणाली के तकनीक को और बढ़ावा दिया। ठीक है। इस तरह के कदम ने भारतीयों को आत्मनिर्भर होने का आत्मविश्वास दिया। इस तरह के जो और भी कदम उठाए गए उससे क्या हुआ कि भारतीयों को आत्मविश्वास हुआ कि अब हम अपना देश आज़ाद कर सकते हैं, आत्मनिर्भर देश को बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जब आप आंसर को लिख ले तब एक 3-4-5 लाइन का आप एक निष्कर्ष, बहुत ही अच्छा निष्कर्ष लिख दीजिए। आपका एक आंसर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है। बहुत ही अच्छा आपका आंसर बन जाएगा जिससे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। तो निष्कर्ष क्या लिखना है? निष्कर्ष आपको जो यहाँ पे लिखा है सेम वही लिख देना है। ठीक है। लिखा है कर्जन एक निरंकुश शासक था। उसके कार्यों के कारण भारतीयों में काफ़ी नाराजगी थी, फिर भी उसकी दक्षता, उद्यम और अभियान या पहल के दृष्टिकोण से उसे कुशल शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रिटिश भारत के सर्वश्रेष्ठ गवर्नर जनरलों में से एक थे। कर्जन ने बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे लोग उसको अच्छा भी मानते और बुरा भी मानते, वही उसका निष्कर्ष में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।